हेलो व्यूअर्स, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट का क्या अर्थ होता है। द्विविमीय का अर्थ होता है दो विमाओं में, अर्थात हम कितनी विमाओं में बात करेंगे, दो विमाओं में बात करेंगे। चाहे तो हम XY में बात करेंगे या YZ में बात करेंगे या ZX में बात करेंगे, या तो हम XY में बात करेंगे या YZ में बात करेंगे, ZX में हम बात करेंगे। यदि मैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की बात करूं तो उसमें हम केवल या तो x की बात कर रहे थे, जो कि x ऐसा रहता है, इसे आप एक प्रकार सरल रेखा भी बोल सकते हैं, या तो हम y की बात करेंगे जो कि इस प्रकार से होता है, जो भी एक सरल रेखा है, या तो हम z की बात करते हैं जो कि z इस प्रकार से होता है, रहता वो आगे के सामने रहता वो इस प्रकार से। और आपका जो तीसरा रहता है, एक जो रहता है ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका z अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष, इस प्रकार से रहता है। तो ये जो है ये भी क्या एक प्रकार की सरल रेखा है। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में या तो x होता है या y होता है या z होता है, या बोल सकते हैं कि एक विमा में होता है वो प्रत्यास्थ संघट। जबकि द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट में क्या होगा कि हम दो विमाओं की बात करेंगे, या तो हम XY की बात करेंगे या YZ की बात करेंगे, ZX की क्या करेंगे हम बात करेंगे। तो हम XY जो अक्ष है वो ले लेते हैं, क्या लेंगे हम XY अक्ष ले लेंगे। तो द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट क्या होता है कि ऐसा प्रत्यास्थ संघट जो कि दो विमाओं में हो, अर्थात संघट होने के पश्चात वो दो विमाओं में टूटे, एक विमाओं में न टूटे। तो कुछ इस प्रकार से होगा। माना ये है आपका M1 द्रव्यमान का पिंड और ये है आपका M2 द्रव्यमान का पिंड। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है, और ये जो है वो u1 वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और जब ये इससे टकराएगा तब ये गति प्रारंभ करेगा। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u2 वो कितना है, 0 है। अब जब M1 द्रव्यमान का पिंड इस M2 द्रव्यमान के पिंड से क्या किया, टकराया, अर्थात संघट हुआ, तो वो कुछ इस प्रकार से दो विमाओं में टूट गए। जैसे वो क्या हुआ, संघट हुआ, इसे संघट हुआ M1 द्रव्यमान का पिंड M2 द्रव्यमान का पिंड, तो वो एक चले गया आपकी इस दिशा में और एक चले गया आपकी इस दिशा में। मतलब कि जो M1 द्रव्यमान का जो पिंड था, जो आपका किस द्रव्यमान का पिंड था, M1 द्रव्यमान का जो पिंड था वो चले गया आपकी इस दिशा में, और जो M2 द्रव्यमान का पिंड था वो चले गया इस दिशा में। इसके पहले हम क्या करते थे, दो पिंड आपस में टकराते थे और वापस एक ही सरल रेखा में वापस चले जाते थे, लेकिन इस बार वो दो अलग अलग रेखाओं में क्या गए हैं, वो हुए हैं। यदि हम इसे अक्षों के साथ जोड़े तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। तो ये पहले थे, ये इससे टकराया, एक ही सरल रेखा में जाकर, किंतु टकराने के बाद ये यहाँ टकराए होंगे, इसलिए दोनों, और टकराने के बाद जो M2 था चले गया इस दिशा में और M1 चले गया इस दिशा में, इसलिए इस संघट को क्या कहा जाता है, द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट कहा जाता है। तो ये है आपका वो डायग्राम। ओके, अब हम मान लेते हैं ये M2 द्रव्यमान का पिंड जो x अक्ष है उससे कितना कोण बना रहा है, θ2 कोण बना रहा है, और ये जो M1 द्रव्यमान का पिंड है वो इस x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। और हम ये मान लेते हैं जो आपका M1 द्रव्यमान का पिंड है इस दिशा में तो जा रहा है, किंतु किस वेग से जा रहा है, हम मान लेते हैं वो v1 वेग से जा रहा है। किस वेग से जा रहा है, v1 वेग से जा रहा है। और ये पिंड किस वेग से जा रहा है, मान लेते हैं v2 वेग से जा रहा है। ये M1 द्रव्यमान का पिंड v1 वेग से इस दिशा में जा रहा है और M2 द्रव्यमान का पिंड v2 वेग से इस दिशा में जा रहा है। अब हमें यहाँ क्या करने पड़ेंगे, अब आप सभी जानते हो यहाँ में क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। और घटक के लिए आप जानते हैं, ये यदि आपका सदिश है a तो, और ये कोण बना रहा है थीटा, तो इस सदिश का थीटा की ओर, इस सदिश का थीटा की ओर घटक क्या आ जाएगा आपका a cos थीटा, और थीटा के विपरीत घटक क्या आ जाएगा, a sin थीटा। उसी प्रकार ये है आपका एक सदिश v2, इसका θ2 के दिशा में घटक क्या आ जाएगा आपका β2 cos θ2, इतना आ जाएगा आपका v2 cos θ2 इसकी दिशा में, और θ2 की विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा आपका v2 sin θ2।
ओके, ये V2 था, कोण कितना हुआ था θ2, तो इस V2 का θ2 की ओर घटा क्या हो जाएगा V2 cos θ2, जैसे कि हमने यहाँ किए हैं, और इस θ2 के विपरीत क्या हो जाएगा V2 sin θ2, जैसे कि हमने यहाँ किए। इसके जगह पे आपका V2 है और इसकी जगह पे आपका θ2 है, तो देखिए यहाँ VT2 आ गया, V2 आ गया और यहाँ आ गया θ2, हमने वैसे किया। अब इसी प्रकार इस V1 का भी इस θ1 की ओर घटा क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका V1 cos θ1, वो कितना आ जाएगा आपका V1 cos θ1 आ जाएगा, और इस θ1 के विपरीत घटक क्या आ जाएगा आपका V1 sin θ1, वो कितना आ जाएगा आपका V1 sin θ1। यहाँ हमने क्या किए, दो पिंड थे आपके, एक का वेग था u1, एक का था 0। जब ये इससे टकराया तो यहाँ टकराए गए, तो जो m2 द्रव्यमान का पिंड था वो v2 वेग से इधर की ओर चले गया, v1 द्रव्यमान का पिंड, जो आपका m1 द्रव्यमान का पिंड था v1 वेग से इधर की ओर चले गया। ये m1 द्रव्यमान का पिंड x अक्ष से θ1 और m2 द्रव्यमान का पिंड x अक्ष से θ2 कोण बना रहा है। तब हमने इस v1 और v2 का घटक किए, v2 का इस दिशा में घटा गया v2 cos θ2, v1 का इस दिशा में घटा गया v1 cos θ1, और विपरीत दिशा में आ गया v2 sin θ2, और इसके विपरीत दिशा में आ गया v1 sin θ1। ये चित्र समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो आपका प्रत्यासंघट है ये दो विमाओं में हो रहा है, इससे तो हमें चित्र से मालूम चल गया। दो विमाएं कैसी, देखिए इसमें वाय विमा का भी उपयोग हो रहा है, देखिए वाय विमा v2 sin θ2 v1 sin θ1 की बात हो रही है, और यहाँ x अक्ष की भी बात हो रही है, जिसमें क्या है v2 cos θ2 v1 cos θ1, अर्थात यहाँ दो विमाओं की बात हो रही है। जबकि उसमें क्या होता था, ये आपका एक पिंड दोनों आपस में टकराते थे और एक ही विमा में वापस चले जाते थे। ये आए थे x की विमा में आए थे, x की विमा में चले गए, यदि वे y की विमा में आए होंगे तो y की विमा में चले गए, और यदि वो z की विमा में आए थे तो zx की विमा में क्या थे, चले गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, वे दो विमाओं में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब प्रत्यासंघट में कौन सा नियम लागू होता है आपका, प्रत्यासंघट में आप सभी को मालूम है संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, लागू होता है। संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, लागू होता है, तो वही नियम लगाएंगे। देखिए जब ये संघट नहीं होता था, टकराए नहीं थे, तब इनका संवेग क्या निकलेगा, हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, संघट के पूर्व संवेग, कि संघट के पूर्व संवेग कितना था आपका, संघट के पूर्व अर्थात इस परिस्थिति में दोनों टकराए, इसके पहले ये ऐसे थे, तो बताइए संघट के पूर्व यदि संवेग लिखना होगा तो हमें इसका संवेग धन इसका संवेग को जोड़ना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका संवेग क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग, तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना है आपका m1, और जो आपका इस पिंड का वेग है वो कितना है u1, तो आपका संवेग कितना हो जाएगा इस पिंड का m1 u1। अब लिखते इस पिंड का संवेग, इस पिंड का संवेग कितना होगा, इसका द्रव्यमान जो कि है m2 और इसका वेग जो कि कितना है आपका u2 है, लेकिन u2 की वैल्यू कितनी 0 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 लिख देते हैं। अब m2 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो m1 u1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका m1 u1 ही हो जाएगा। तो संघट के पूर्व संवेग कितना है आपका m1 u1। अब हम जब संघट हो चुका है, यहाँ देखिए संघट हो गया आपका, तो यही दिशा में चले गए, तो अब इनका संवेग कितना होगा हम वो देखेंगे। संघट के बाद संवेग, कि आपका संघट के बाद संवेग कितना होगा, अब हम वो निकालेंगे। देखिए जो है संघट के बाद यदि संवेग हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यदि हम बात करें तो जो इस पिंड का वेग इस दिशा में भी y अक्ष की दिशा में भी है, और इस पिंड का वेग x अक्ष की भी दिशा में है, इसी प्रकार इस पिंड का वेग x अक्ष की भी दिशा में है और इस पिंड का वेग y अक्ष की भी दिशा में है, तो हम x अक्ष के लिए भी पहले निकालेंगे और y अक्ष के लिए भी पहले निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले x अक्ष की दिशा में, इस दिशा में x अक्ष की दिशा में, बिल्कुल किसकी दिशा में, x अक्ष की क्या दिशा में। तो देखिए जो है आपका ये जो आपका पिंड है, इस पिंड का जो x अक्ष की दिशा मतलब ये वाली दिशा, इस दिशा में ये बताइए इस पिंड का संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। इस पिंड का द्रव्यमान कितना है आपका m2 है,
और इस पिंड का वेग कितना है एक्स अक्ष की दिशा में v2 cos थीटा 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम v2 cos थीटा 2। ओके, अब धन इस पिंड का संवेग लिखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में। तो देखिए इस पिंड का द्रव्यमान कितना है m1, इसका वेग कितना है एक्स अक्ष की दिशा में v1 cos थीटा 1। कितना है v1 cos थीटा 1 है। यदि हम बात करें एक्स अक्ष की दिशा में तो यह हो गया क्या, एक्स अक्ष की दिशा में जो संकट के बाद संवेग आएगा वो कितना आएगा m2 v2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1। अब हम y अक्ष की दिशा में जो भी आपका संकट के बाद संवेग है वो देखेंगे। तो क्या लिख लेते हैं हम, y अक्ष की दिशा में संवेग, कि आपका y अक्ष की दिशा में क्या है संवेग। देखिए y अक्ष की दिशा में आपका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान आपका कितना है m2, लेकिन जो आपका वेग है वो कितना है v2 sin थीटा 2। वेग कितना है आपका v2 sin थीटा 2। यदि हम y अक्ष की दिशा में बात करें तो आपका द्रव्यमान कितना है m1 और द्रव्यमान कितना है आपका m2, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, और वेग कितना है इसका v2 sin थीटा 2, यही है v2 sin थीटा 2। अब इस पिंड का संवेग लिखेंगे y अक्ष की दिशा में। ओके, तो बताइए इस पिंड का द्रव्यमान कितना है आपका m1 प्लस द्रव्यमान है m1 और इसका वेग कितना है v1 sin थीटा 1। कितना है आपका v1 sin थीटा 1। अब जो है ये होता है आपका पॉजिटिव y एक्सिस और ये जो होता है आपका वो कैसा होता है नेगेटिव y एक्सिस होता है। यहाँ y की जितनी वैल्यू लिखेगी वो माइनस में लिखी जाएगी, तो जो ये भी होगा वो भी क्या होगा आपका माइनस में होगा, इसलिए यहाँ v1 sin थीटा 1 नहीं आएगा अपितु माइनस v1 sin थीटा 1 आएगा। क्या आएगा माइनस v1 sin थीटा 1। तो यहाँ से y अक्ष की दिशा में आपका संवेग कितना आ जाएगा m2 v2 sin थीटा 2 माइनस, ये माइनस बाहर निकल लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है m1 v1 sin थीटा 1। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका y अक्ष की दिशा में संघट के बाद का संवेग आपका ये निकल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम लगाने के लिए हम एक्स अक्ष की दिशा में भी संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे और y अक्ष की दिशा में भी क्या लगाएंगे, हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए हम लगाते हैं पहले एक्स अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम और फिर y अक्ष की दिशा में क्या लगाएंगे, हम संवेग संरक्षण का नियम क्या लगाएंगे। आपका संघट के पूर्व जो संवेग आया था वो कितना आया था आपका, जो आपका संवेग था वो कितना था आपका m1 u1, इसे याद रखिएगा। देखिए अब हम किसके बाद निकालेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से लगाएंगे आपको। देखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा यहाँ आपका, पहले हम कौन सी दिशा में करेंगे एक्स अक्ष की दिशा में, किसकी डायरेक्शन में करेंगे एक्स अक्ष की दिशा में लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो एक्स अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलेगा कि एक्स अक्ष की दिशा में संघट के पूर्व का संवेग और एक्स अक्ष की दिशा में ही संघट के बाद का जो संवेग होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगा आपका संघट के पूर्व का संवेग, संघट के पूर्व संवेग बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, एक्स अक्ष की दिशा में संघट के बाद का संवेग, के बाद संवेग का मान यहां हमें रखना होगा। तो चलिए रखते हैं। देखिए संघट के पूर्व आपका संवेग कितना आया था m1 u1 था, बिल्कुल वो क्या था आपका m1 u1 था। अब क्या वो संघट के जो पूर्व था संवेग m1 u1 था, क्या वो x अक्ष की दिशा में था या y अक्ष की दिशा में था। यदि हम ध्यान से बात करें तो ये पिंड इस प्रकार से टकराएगा और इस प्रकार से टकराएगा, अर्थात ये कौन सा अक्ष हो गया आपका x अक्ष हो गया। मतलब कि ये जो आपका संवेग आया था m1 u1 वो किस दिशा में संवेग था आपका, x अक्ष की दिशा में क्या था संवेग था। तो x अक्ष की दिशा में संघट की पूर्व संवेग कितना हो जाएगा आपका m1 u1, वो कितना हो जाएगा आपका m1 u1 हो जाएगा। अब संघट के बाद x अक्ष की दिशा में संवेग क्या है आपका, देखिए ये है m2 v2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1। तो यहाँ से आ जाएगा m2 v2
cos थीटा 2 प्लस m2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 cos थीटा 1। ये आ गया आपका समय संरक्षण के नियम लग रहा है एक्स अक्ष की दिशा में भी और वाई अक्ष की दिशा में। तो एक्स अक्ष की दिशा में लगाए तो m1 v1 बराबर m2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1 क्या आ गया आपका आ गया। अब हम संवेग संरक्षण का नियम किस दिशा में लगाएंगे? अब हम लगाएंगे y अक्ष की दिशा में। क्या लगाएंगे? आपका संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे किंतु कौन सी दिशा में? y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, y अक्ष की दिशा में आपका y अक्ष की दिशा में भी संघट के पूर्व का संवेग को हमें संघट के बाद के संवेग के क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो y अक्ष की दिशा में संघट के पूर्व का संवेग को हमें किसके बराबर करना पड़ेगा? संघट के बाद का संवेग, संघट के बाद संवेग। बिल्कुल। तो y अक्ष की दिशा में संघट के पूर्व का संवेग क्या हो जाएगा? देखिए आपकी ये हो गई x अक्ष की दिशा हो गई और ये हो गई y अक्ष की दिशा में। क्या संघट के पहले जो आपका m1 द्रव्यमान का पिंड था वो m2 द्रव्यमान की पिंड से जब टकरा रहा था संघट के पहले, तो वो x अक्ष में टकरा रहा था, मतलब कि x अक्ष की दिशा में टकराने जा रहा था, ऐसे टकराने जा रहा था। क्या y अक्ष की दिशा में टकराने जा रहा था? नहीं जा रहा था। अर्थात संघट के पूर्व y अक्ष की दिशा में संवेग कितना होगा? क्योंकि इस दिशा में तो आपका कोई वेग ही नहीं आएगा, जो भी वेग आएगा वो आपकी इस दिशा में वेग आएगा, इस दिशा में तो आपका कोई वेग ही नहीं आएगा। यदि इस दिशा में आपका, चलो हम मान लेते हैं संघट के पूर्व का संवेग निकालने के लिए इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इस पिंड का वेग वो कितना है? u1 है। किंतु ये जो u1 है वो x अक्ष की दिशा में है वो, लेकिन y अक्ष की दिशा में इस पिंड का वेग कितना है? 0 है। ओके, धन लगाएंगे हम। इस पिंड का द्रव्यमान m2 और इसका प्रारंभिक वेग तो था 0 ही था, तो m1 0 प्लस m2 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो संघट के पूर्व का संवेग y अक्ष की दिशा में आपका कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा आपका? 0 आएगा। अब संघट के बाद का संवेग क्या है y अक्ष की दिशा में? ये है आपका, लिख लेते इसे m2 v2 sin थीटा 2, ये होगा माइनस m1 v1 sin थीटा 1। तो इस प्रकार से निकला हमारा y अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाए और x अक्ष की दिशा में हमने संवेग संरक्षण का नियम लगाए। अब हम प्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है तो हमने संवेग संरक्षण का नियम लगा लिए x अक्ष की दिशा में भी y अक्ष की दिशा में भी। अब हम प्रत्यास्थ संघट में और एक चीज होती है वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो अब हम गतिज ऊर्जा के लिए लिखेंगे। अब क्योंकि प्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है वो तो हमने देख लिए किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे आपके द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट में क्या देखेंगे? गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे, जो कि है इसमें गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो गतिज ऊर्जा के नियम से या सिद्धांत से लिख सकते हैं आप, गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यही होगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मतलब टकराने से पहले की गतिज ऊर्जा धन टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा। क्या? टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा। बात आती है यहाँ x अक्ष की दिशा में गतिज ऊर्जा नहीं देखेंगे और ना ही y अक्ष की दिशा में क्या देखेंगे? हम गतिज ऊर्जा देखेंगे, क्योंकि ऊर्जा चाहे आपका जो भी विमा हो, जो ऊर्जा निकलेगी वो समान ही रहेगी प्रत्येक विमा के लिए। इसलिए यहाँ हम केवल संघट के बाद की गतिज ऊर्जा देख लेंगे और संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा देख लेंगे, सीधा सिंपल। तो जो आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा धन इसकी गतिज ऊर्जा। तो आपकी जो होगी इसकी गतिज ऊर्जा क्या निकल जाएगी? 1/2। इसका द्रव्यमान कितना होगा? आपका m1 और इसका द्रव्यमान आपका, इसका जो वेग है वो कितना है? u1 और उसका क्या करते हैं? स्क्वायर धन इस पिंड की गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/2
द्रव्यमान कितना है इस पिंड का, वो है आपका m2। वेग कितना है इसका प्रारंभ में, वो है 0, तो 0 का स्क्वायर। अंतिम गति ऊर्जा देखनी है तो यह हमें x अक्ष में मतलब नहीं है, y अक्ष में मतलब नहीं है। अंतिम गति ऊर्जा देखने के लिए क्या देखेंगे, इस पिंड की गति ऊर्जा धन इस पिंड की गति ऊर्जा। ओके, तो इस पिंड की गति ऊर्जा क्या निकल जाएगी आपकी 1/2 इस पिंड का द्रव्यमान, सॉरी पहले हम इस पिंड का लिख लेते हैं। इस पिंड का द्रव्यमान वो कितना है m1, और इस पिंड का वेग जो कि कितना है v1 है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, धन इस पिंड की गति ऊर्जा वो कितनी होगी 1/2 इसका द्रव्यमान m2, और इसका वेग क्या हो जाएगा आपका v2। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 को गुणा यदि m2 से करोगे तो आपका उत्तर 0 आएगा, और 0 को गुणा यदि 1/2 से भी करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर धन 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, तो इन दोनों पिंड पर संघट के पहले संघट के बाद की जो इनमें हमने गति ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा दिए, और इसके पहले हमने क्या लगाए थे एक्स अक्ष की दिशा में क्या लिखे थे हमने संवेग लिखे थे, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने उसके लिए लिखे थे, और उसके बाद y अक्ष की दिशा में हमने संवेग निकाले, और फिर हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखे y अक्ष की दिशा में। अब इन सब का परिणाम क्या प्राप्त हुआ, इन सब परिणामों की सहायता से आप किस किस चीज का मान निकाल सकते हो, आप θ1 का मान निकाल सकते हो, किसका मान निकाल सकते हो आप इस समीकरण का उपयोग करके, सीधे समीकरण नंबर 2 सॉरी समीकरण नंबर 3, और x अक्ष के लिए जो संवेग आया था उसे यदि हम दे दे समीकरण नंबर 1, और y अक्ष के लिए जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत आया था उसको दे दे समीकरण नंबर 2, तो हम समीकरण नंबर 3, 1, 2 की सहायता से हम क्या किस किस का मान निकाल सकते हैं, θ1 का मान निकाल सकते हैं, हम θ2 का मान निकाल सकते हैं, हम v1 का मान निकाल सकते हैं, हम v2 का मान निकाल सकते हैं, हम आपका जो है m1 का मान निकाल सकते हैं, m2 का मान निकाल सकते हैं यदि आपका द्विविमीय प्रत्यासंघट हो रहा हो तो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।